छल की सज़ा। बड़ी ही सुंदर कहानी। जय श्री राम दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। शांतिपुर नाम का एक गांव था। वहां केशव नाम का एक लड़का रहता था। केशव के पिता का बहुत पहले देहांत हो चुका था। अब केशव के घर में केवल उसकी माँ ही थी। केशव के पास अपना खेत नहीं था, इसीलिए वह दूसरों के खेत में खेती करके अपना गुजर बसर करता था। एक दिन की बात है, सुबह का वक्त था। केशव खेतों पर जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसकी माँ निर्मला ने कहा, केशव बेटा, तुम कितने दिन ऐसे ही अकेले रहोगे? अब तो शादी कर लो। क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं? अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो मुझे बताओ, मैं उसी से तुम्हारी शादी करा दूंगी। केशव बोला, बात पसंद या नापसंद की नहीं है माँ। अब मुझे खेत जाना है, पर मेरे पास आज बहुत सारा काम है। मैंने मज़दूरों को भी जल्दी आने को कहा है, वे अब तक आ भी गए होंगे। निर्मला ने कहा, ठीक है, मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारे सारे काम कर पाऊँ। केशव ने कहा, अच्छा माँ, अब मैं जा रहा हूँ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इतना कहकर केशव काम संभालने के लिए खेत चला जाता है। इसी बीच केशव की सुमन काकी वहाँ आ जाती है। निर्मला उसे देखकर बोली, अरे सुमन, घर का सारा काम हो गया क्या? तुम आज जल्दी आ गई। सुमन ने कहा, अरे मैं बहू को घर में किस लिए लाई हूँ? वही सारा काम संभालती है। अगर मैं घर का काम करती हूँ तो उसे अच्छा नहीं लगता। निर्मला सुमन की बात सुनकर बोली, कितनी भाग्यशाली हो तुम सुमन। तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से छोटा है, फिर भी तुमने उसकी शादी करा दी। अब घर का कोई काम तुम्हें नहीं करना पड़ता और मुझे देखो। सुमन बोली, अरे जीजी सुनो, अच्छा रिश्ता देखकर तुम भी अपने बेटे की शादी कर दो। माधवपुर गांव में एक रिश्ता है, उसे मैं जानती हूँ। लड़की बहुत अच्छी है, देखने में भी सुंदर है। केशव से कहो एक बार जाकर उसे देख आए। निर्मला ने कहा, माधवपुर में? वह तो बहुत दूर है। सुमन, क्या तुम इतनी दूर का रिश्ता ठीक रहेगा? सुमन बोली, हाँ, अगर सुंदर और अच्छी लड़की चाहिए तो दूरी क्या मायने रखती है। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। केशव को वह लड़की ज़रूर पसंद आएगी। निर्मला बोली, हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। इसके बाद सुमन अपने घर चली गई। शाम को केशव खेत का काम ख़त्म करके घर आया। तब निर्मला ने उससे कहा, देख बेटा, वैसे भी 2-3 दिन में खेत का काम पूरा हो जाएगा। बस तुम मेरे लिए माधवपुर गांव चले जाओ। केशव चौंक कर बोला, क्या तुम मुझे इतनी दूर भेजना चाहती हो? वहाँ क्या काम है? निर्मला बोली, कुछ नहीं, एक रिश्ता आया है। बहुत अच्छी लड़की है और सुंदर भी। केशव बोला, अरे माँ, लगता है जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तुम नहीं मानोगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं 4 दिन बाद जाऊंगा और मिलकर वापस आ जाऊंगा। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। केशव माधवपुर जाने को निकल रहा था। तभी निर्मला बोली, बेटा, आज अच्छा दिन है। सुनो, लड़की के पिता का नाम फूलचंद है। माधवपुर में तुम किसी से भी पूछोगे तो वह तुम्हें बता देगा। केशव बोला, अच्छा, अगर मैं अभी चला जाऊं तो कल सुबह तक पहुंच जाऊंगा। मैं इतनी दूर तो जा ही रहा हूं, लेकिन अगर मुझे लड़की पसंद नहीं आई तो मैं मना कर दूंगा। निर्मला ने कहा, ठीक है, अभी से ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हो? चलो जाओ। यह सुनकर केशव माधवपुर के लिए निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद केशव सोचता है, मैं काफ़ी लंबा सफ़र तय कर चुका हूँ। अब कुछ देर यहीं आराम कर लेता हूँ और खाना भी खा लेता हूँ। ये सोचकर
केशव अपने साथ लाया खाना खाने लगता है, ताज़ा पानी पीता है और फिर अपनी यात्रा शुरू करता है। माधोपुर गांव आने से पहले एक रामगढ़ नाम का गांव पड़ता था। उसी गांव में दो औरतें पानी खरीदकर आ रही थी और आपस में बात कर रही थी। पहली बोली, अरे इतनी दूर से पानी लाना मेरी बस की बात नहीं। काश हमारे आसपास एक कुआं होता तो हम वहीं से अच्छा पानी ले लेते। दूसरी ने कहा, हाँ, अगर कुआं होता तो कितना अच्छा होता। मुझे उस लालचंद से यह पानी खरीदना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक दिन पानी खरीदकर पीना पड़ेगा। हमारा आधा दिन पानी लाने में और बाकी दिन काम करने में ही निकल जाता है। अगर हमारे आदमी गांव से 10 मील दूर चले जाए तो उन्हें काम मिल सकता है, लेकिन यहाँ 10 मील तक खेती करने लायक कोई ज़मीन नहीं है। हम केवल बारिश पर निर्भर रहकर फसल नहीं उगा सकते और ये भी नहीं पता कि बारिश कब होगी या होगी भी या नहीं। इस तरह जीने का क्या मतलब है? लेकिन यही तो हमारी रोज़ की कहानी है। आज क्या नया है? इसी बीच केशव कुछ और दूरी तय कर चुका था। वह खुद से कहने लगा, आज सूरज बहुत तेज़ है और मेरे पास पीने का पानी भी ख़त्म हो गया है। तभी केशव को वही दो औरतें दूर से आती हुई नज़र आई। लगता है कोई पानी लेकर आ रहा है, चलो उनसे थोड़ा पानी मांग लेता हूँ। केशव उन दोनों औरतों के पास गया और बोला, सुनिए, मेरे पास पानी था जो ख़त्म हो गया है। क्या आप इस कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल सकती हैं? मैं उससे अपनी प्यास बुझा लूँगा। दोनों औरतें चौंक गई। हे भगवान, आप वह मांग रहे हैं जो इस गांव में नहीं मांगा जाता। हम आपको ये पानी नहीं दे सकते। हम इसे दूर से खरीद कर लाए हैं। एक घड़ा 2 रुपये का है। केशव हैरान हुआ, क्या तुम्हें पानी खरीदना पड़ता है? यहाँ पानी बिकता है? कमाल की बात है। औरतों ने कहा, क्यों नहीं बिकेगा? लगता है आप इस गांव में पहली बार आए हैं। यहाँ 10 मील तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। अगर आपको प्यास लगी है तो यहाँ से 5 मील दूर लालचंद की दुकान है। आपको जो चाहिए वही मिलेगा, लेकिन असली दाम से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। केशव बोला, सच में? वह कौन सा महान आदमी है जो पानी बेचता है? और वह खुद पानी कहाँ से लाता है जहाँ से आप लोगों को भी नहीं मिलता? क्या उसने कोई तंत्र मंत्र सीखा है? औरतों ने कहा, अरे पूरे गांव में सबसे अच्छे पानी का कुआं उसी लालचंद के घर में है। कहीं भी खुदाई करने के बाद पानी की एक बूंद नहीं मिली। ये जानकर कि और कोशिश करना मूर्खता है। अब हम सब उसी के घर जाकर पैसे देकर पानी खरीदते हैं। केशव ने कहा, ठीक है, मैं अभी उसके घर जाता हूँ और पानी खरीदता हूँ, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए मुझे कम से कम 5 मील पैदल चलना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ताकत चाहिए। मुझे थोड़ा सा पानी पीने की ज़रूरत है। अगर आप कटोरी में पानी नहीं देना चाहती तो मेरे हाथों में ही दे दीजिए, मैं उसी से अपनी प्यास बुझा लूँगा। औरतों ने केशव के हाथ में पानी डाल दिया। उनके द्वारा दिए गए पानी को केशव पीता है और उस लालचंद की दुकान की ओर चल देता है। 1 मील का सफ़र तय करने के बाद वह कहने लगा, अरे आज सूरज कितना तेज़ है, इसके कारण मुझे बहुत प्यास लग रही है। यहाँ पानी देने वाला भी कोई नहीं है। केशव ऐसा सोच ही रहा था कि उसने एक आदमी को देखा जो घड़ा लेकर आ रहा था। उसने केशव को देखा तो पूछा, क्या भाई साहब, आपको पानी चाहिए? केशव ने कहा, अगर आप इस गांव में मुझसे पानी के लिए पूछ रहे हैं तो फिर आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। ज़रा मेरी इस कटोरी में पानी दे दो। उस आदमी ने कहा, अरे अरे रुकिए,
मेरी इतनी तारीफ मत करो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पानी दूंगा? मैं इस घड़े का पानी मुफ्त में नहीं दे रहा हूँ। तुम्हें अपना कटोरा भरने के लिए मुझे 1 रुपया देना होगा। चाहिए तो बताओ, पानी चाहिए या नहीं? नहीं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। केशव बोला, ठीक है, मैं 1 रुपया देता हूँ। इस कटोरे को पूरा पानी से भर दो। केशव ने कहा, तुम्हारा धन्यवाद। उस आदमी ने कहा, मेरा यही काम है साहब। इस तरह मैं राहगीरों की प्यास बुझाता हूँ और उनसे पैसा लेता हूँ। केशव बोला, मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मुझे पानी खरीद कर पीना पड़ेगा, लेकिन कर भी क्या कर सकते हैं। वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। क्या यहाँ आसपास कोई धर्मशाला है जहाँ जाकर मैं अपना पेट भर सकूँ? उस आदमी ने कहा, यहाँ पानी मिलना मुश्किल है और तुम धर्मशाला की बात कर रहे हो। अगर तुम्हें धर्मशाला जाना है तो अभी कम से कम 10 मील चलना होगा और वहाँ भी भोजन कम मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। केशव ने कहा, अगर यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है तो कम से कम खुद तो खाना बनाकर खा सकते हैं। मैं खुद खाना बनाकर खा लूँगा। उस आदमी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। यहाँ से 3-4 मील दूर लालचंद की दुकान है। नमक, दाल और चावल के साथ अच्छा पानी, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। आराम से जाना। केशव के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वह लालचंद की दुकान की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसने रास्ते में किसी को कराहते हुए सुना, पानी, पानी, पानी। केशव ने सोचा, ऐसा लगता है जैसे कोई पानी के लिए तड़प रहा है। उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति पेड़ के नीचे तड़प रहा है। पानी, पानी। केशव ने कहा, यह तो बहुत उदास हालत में है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। सुनो, ये पानी पी लो। हाथ फैलाओ, मैं पानी डालता हूँ। केशव ने उस बुजुर्ग आदमी को पानी पिलाया और उसकी प्यास बुझाई। तभी वहाँ से गुजर रहे एक आदमी ने ये देखा और उसके पास आकर बोला, तुम क्या कर रहे हो? लगता है तुम इस गांव में नए हो। इसे अच्छा पानी देना मना था। क्या तुम ये नहीं जानते? ध्यान रखो, अगर तुमने इस आदमी को पानी दिया तो हमारा लालचंद गुस्सा हो जाएगा। केशव चौंक कर बोला, क्या? इस आदमी को पानी देने से लालचंद गुस्सा क्यों होगा? देखो ये प्यास से कैसे तड़प रहा है। उस आदमी ने कहा, इस बूढ़े आदमी ने गांव के सभी लोगों को धोखा दिया है। अगर तुमने इसे पानी दिया तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। ध्यान रखना, समझ गए? केशव बोला, इस बूढ़े आदमी की ऐसी दुर्दशा का क्या कारण है, मुझे बताओ। उस आदमी ने कहा, दरअसल इस बूढ़े आदमी ने गांव के सभी लोगों को ठगा है। कुछ समय पहले गांव में सूखा पड़ा था। तब इस बुजुर्ग आदमी ने गांव के 2 लोगों से कहा, चारों तरफ बंजर ज़मीन है, प्यास के लिए तुम दूर से ताज़ा पानी ला रहे हो। अगर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करोगे तो ये गांव जल संकट से मुक्त हो जाएगा। उन दोनों व्यक्तियों ने कहा, अच्छा, लेकिन इस गांव में कहीं भी पानी नहीं है। हमने कई जगह खुदाई भी की है, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। फिर तुम्हें कैसा पता कि पानी मिलेगा? बूढ़े आदमी ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ खुदाई करो, देखना पानी ज़रूर मिलेगा। ये सुनकर लालचंद भी वहाँ पहुँच गया और बोला, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हमने गांव की हर जगह देख ली है, कहीं भी पानी मिलना मुश्किल है। अगर तुम नई नई बातें करोगे तो यहाँ तुम्हारी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ वह सच है साहब, आप मेरी बात मानकर तो देखिए। जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ खोदिए, पानी ज़रूर मिलेगा। लालचंद बोला, ठीक है, हम वहीं खोदेंगे जहाँ तुमने कहा है। अगर वहाँ पानी नहीं मिला तो तुम्हें उसी अनुसार सज़ा दी जाएगी। सहमत हो तो बोलो। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं सहमत हूँ।
मैं ठीक ठीक बता सकता हूँ कि पानी कहाँ मिलेगा। लालचंद ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी बताई जगह पर पानी मिला तो मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा, नहीं तो इस इलाके में कोई तुम्हें पानी नहीं देगा। इसके बाद लालचंद चालाकी से गांव वालों को छोड़कर बूढ़े आदमी को अकेले साथ ले गया। एक जगह पहुंचकर बूढ़े आदमी ने कहा, यही पानी मिलेगा, यही खुदाई करवाओ। लेकिन लालचंद ने उसकी बताई जगह से अलग जगह खुदाई करवा दी और वहाँ पानी नहीं मिला। लालचंद बोला, अब क्या? तुमने कहा था यहाँ पानी मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। गांव वालों की मेहनत बेकार गई, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने इस जगह खुदाई करने को नहीं कहा था। मैंने जो जगह बताई थी तुमने वहाँ खुदाई नहीं की। असली जगह यहाँ से 100 फीट दूर है। लेकिन लालचंद ने उसकी एक न सुनी और गांव वालों को गुमराह कर दिया। उसने ऐलान कर दिया, अगर आज के बाद इस बूढ़े आदमी को किसी ने खाना या पानी दिया तो उसे मेरी दुकान से कभी कोई सामान नहीं मिलेगा। ये सारी बात उस आदमी ने केशव को बता दी। इसी बीच 2 लड़के वहाँ खाली बर्तन लेकर आ गए। उन्होंने कहा, कुछ घंटे पहले लालचंद के कुएं में किसी की मौत हो गई। हमें तब पता चला जब हम पानी लेने गए। अब एक ही कुआं था, वह भी बंद हो गया। अब क्या करें भगवान? केशव ने कहा, एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो। ये बूढ़ा आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यही तुम्हारे गांव को बचा सकता है। ये खबर लालचंद तक पहुंची और वह गुस्से में वहां आ गया। उसने केशव से कहा, इस बूढ़े आदमी को पानी देने से मना किया गया था, ये जानते हुए भी तुमने इसे पानी क्यों दिया? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। केशव बोला, मुझे पता है, मैं वही खुदाई करूँगा जहाँ इस बूढ़े आदमी ने बताया है। अगर पानी नहीं मिला तो मुझे कुछ मत देना, लेकिन अगर पानी मिल गया तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। क्या तुम सहमत हो? लालचंद बोला, मैं पहले ही खुदाई कर चुका हूँ, पानी नहीं मिला। अब दोबारा परीक्षा की ज़रूरत नहीं। मुझे तुम्हारे रुपए नहीं चाहिए। तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? केशव ने गांव वालों से कहा, बताओ, क्या मेरी शर्त तुम्हें मंजूर है? मैं ये सब गांव की भलाई के लिए कर रहा हूँ। गांव वाले मान गए। केशव ने बूढ़े आदमी से कहा, बाबा आप बताइए, कहाँ खुदाई करूँ? बूढ़े आदमी ने कहा, यहीं जहाँ मैं बैठा हूँ। 20 फुट खोदोगे, पानी मिल जाएगा। लोगों ने वहीं खुदाई शुरू की और 20 फीट से पहले ही पानी निकल आया। गांव वाले खुशी से झूम उठे और वहां एक कुआं बना दिया। केशव ने कहा, देखा, इस लालचंद ने अपने कारोबार के लिए तुम सबको ठगा। तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठाकर तुम्हें पानी तक बेचता रहा। गांव वालों ने कहा, इसे वही सज़ा मिलेगी जो इस बूढ़े आदमी को मिली थी। उस दिन के बाद लालचंद को किसी ने पानी या खाना नहीं दिया। इसके बाद केशव माधवपुर पहुंचा। उसे लड़की पसंद आ गई और कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई। केशव की माँ निर्मला भी बहू के आने से बहुत खुश थी। केशव अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने लगा। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।